Okay, now we are going to start with another chapter, securities market intermediaries. CMSL दो सेक्शंस में डिवाइडेड था, याद आया? पहला वाला पार्ट कितने मार्क्स का था? अच्छा, वो ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना? पहला वाला पार्ट वाज 40 मार्क्स और दूसरा वाला पार्ट वाज 60 मार्क्स. अभी हम लोग फर्स्ट वाले पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, वेरी वेरी सिंपल, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज. स्टॉक मार्केट में आप बता सकते हैं इंटरमीडियरी कौन होते हैं? ब्रोकर. ओके, एक इंटरमीडियरी के बारे में हम लोगों ने देखा, ब्रोकर, अंडरराइटर, और सोच के देखो, और एक बहुत ज्यादा जिनको आप जानते हैं, डिपॉजिटरीज, इन्हीं को भूल गए, है ना? लेटेस्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सभी क्या होते हैं? इंटरमीडियरी. स्टॉक मार्केट में हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? इंटरमीडियरीज के थ्रू. जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स की खरीद बेच भी करना चाहते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपको किसके थ्रू करना होगा? ब्रोकर्स के थ्रू. ये पता है आपको? आपको जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में करना होता है वो किसके थ्रू करना होता है? स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू. ठीक है? और ये जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं ये सब सेबी रजिस्टर्ड होते हैं. यानी सेबी ने कहा है जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पहले, किससे? सेबी से. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन इंटरमीडियरीज होते हैं, ओके, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है. फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बता ही दिया इतने तरीके के इंटरमीडियरीज हो सकते हैं और इन सबके ऊपर सेबी की सेपरेट रेगुलेशंस एप्लीकेबल है. बताओ इसमें से किसका नाम सुना है आपने? मर्चेंट बैंकर सुना है? मर्चेंट बैंकर, अच्छा हाँ. रजिस्ट्रार टू एन इशू सुना है? शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू. बैंकर, बैंक सुना है? बैंक, किसने बैंक भी नहीं सुना? अच्छा. डिबेंचर ट्रस्टी छोड़ो, डिबेंचर सुना है? ट्रस्टी छोड़ दो. आप कह रहे हैं डिबेंचर अलग सुना है और ट्रस्टी अलग सुना है ना? अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है. स्टॉक ब्रोकर सुना है. पोर्टफोलियो मैनेजर सुना है? पोर्टफोलियो मैनेजर, लेकिन पता नहीं है क्या होता है. ओके. कस्टोडियन सुना है? कस्टोडियन, ओके. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये आप कह रहे हैं सुना और पता नहीं है, लेकिन पढ़ के बता सकते हैं कौन है जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देता है ना? इतने इंटेलिजेंट तो हम लोग हैं. रिसर्च एनालिस्ट, बताओ क्या करता होगा? देख रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस देख रहे हैं. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सुना है? सुना है, अच्छा. डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट, ये नहीं सुना होगा, ये अच्छे से सुना है. अच्छा. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी नहीं सुना होगा. डिपॉजिटरीज एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा है. बेसिकली इस चैप्टर के बाद इन सब के बारे में आपने सुना होगा. ठीक है, ये सब इंटरमीडियरीज हैं और इन सब के ऊपर सेबी ने अपनी सेपरेट रेगुलेशंस एप्लीकेबल करवाई. चलो सबसे पहले देखते हैं इंटरमीडियरीज कौन होते हैं. इंटरमीडियरीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स and are integral part of any financial system. SEBI regulates various intermediaries in the primary and secondary market. जरा इन दो वर्ड्स पे डिस्कशन करते हैं. What is a primary market and secondary market? सुना है कभी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट हुई? हाँ, प्राइमरी मार्केट. देखो, किसी कंपनी का शेयर लेने के दो तरीके हैं. पहला तरीका ये है हम कंपनी से डायरेक्टली शेयर ले लें. कैसे ले सकते हैं? किसके थ्रू? आईपीओस के थ्रू. ठीक है. और एक तरीका है हम किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीद सकते हैं. वो कैसे ले सकते हैं? शेयर मार्केट के थ्रू. ठीक है. यानी या तो हम नया शेयर लेंगे या तो हम पुराना शेयर लेंगे. पुराना शेयर समझ गए, नया और पुराना. जब हम कंपनी से डायरेक्टली शेयर ले रहे हैं तो वो कैसा शेयर होगा? न्यू शेयर होगा जो कंपनी डायरेक्टली दे रही है. और अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर लिया है तो ऑब्वियसली वो शेयर कैसा होगा? पुराना शेयर होगा, क्योंकि वो पहली बार अलॉट हो चुका होगा. क्या हम लोग ये कह सकते हैं जो पहली बार हम कंपनी से शेयर लेते हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट. ठीक है. और वो शेयर जो हम लोग स्टॉक मार्केट से लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट. तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में आने के लिए पहले हर शेयर को प्राइमरी मार्केट से आना पड़ता होगा? यस और नो? कोई भी शेयर जब वो किसी के पास होगा वो पहले कहाँ आया होगा? प्राइमरी मार्केट में, यानी आईपीओ के थ्रू आया होगा.
तो आज अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेते हैं, ठीक है, तो क्या कंपनी की कैपिटल में चेंज आता है? थोड़ा सा अकाउंट्स इन्वॉल्व होगी यहाँ पर। अगर आज आपने स्टॉक मार्केट से या स्टॉक मार्केट से डेली बेसिस पे जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, इससे क्या कंपनी की इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल में चेंज आता होगा? क्यों? क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास जाता ही नहीं है। लेकिन अगर आईपीओ में कंपनी नए शेयर निकाल रही है, इससे कंपनी की कैपिटल में चेंज आता है। तो हमारे पूरे स्टॉक मार्केट में या हमारे पूरे कैपिटल मार्केट में दो तरीके की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। न्यू इशू मार्केट को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राइमरी मार्केट। और जो दूसरी मार्केट है जिसमें हम ऑलरेडी इशूड शेयर को लेते हैं, वो कौन सी हो गई? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में भी इंटरमीडियरीज की जरूरत होती है और सेकेंडरी मार्केट में भी। अब हमको गेस करके बताओ, स्टॉक ब्रोकर प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरी है कि सेकेंडरी मार्केट के? बताओ, स्टॉक ब्रोकर प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरी होते हैं कि सेकेंडरी मार्केट के? दोनों के? दोनों के। अच्छा, डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्राइमरी मार्केट के होते हैं कि सेकेंडरी मार्केट के? दोनों। दोनों के। कैसे? जब हम शेयर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो शेयर कहां आता है? हमारे डीमैट अकाउंट में, ठीक है। और अगर हम स्टॉक मार्केट से भी शेयर खरीदते हैं तो भी वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर कहां आएगा? डीमैट अकाउंट, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर वाला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कह रहे हैं सेबी रेगुलेट्स वेरियस इंटरमीडियरीज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट थ्रू इट्स रेगुलेशन। यानी सेबी ने सबके लिए क्या बनाई है? रेगुलेशन। रिस्पेक्टिव इंटरमीडियरी, सेबी हैज डिफाइंड द रोल ऑफ ईच इंटरमीडियरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। हर इस इंटरमीडियरी का सेबी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। जैसे स्टॉक ब्रोकर कोई भी नहीं बन सकता, स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए भी एलिजिबिलिटी है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं या वो क्राइटेरिया है तो ही आप स्टॉक ब्रोकर की तरह रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक में देखिए, एज पर सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेबी टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ, ठीक है, किसकी ड्यूटी है? सेबी की, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ। अब देखो, जिनके नाम लिखे हैं ये सब कौन है? इंटरमीडियरीज। कौन कौन? स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर। अच्छा, बाय द वे, अंडरराइटर कहां सुना है? अकाउंट्स में सुना था अंडरराइटर। क्या करता है अंडरराइटर? अच्छा बताओ, अंडरराइटर मिनिमम पूछे अकाउंट्स का कि रहने दे? थोड़ा सा पूछ लीजिए। अच्छा, ये बताओ, अंडरराइटर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के टाइम पे यूज आता था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे? कि ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता था तो अंडरराइटर से कहते थे सब ले रहे हैं तुम भी ले लो। नहीं, ऐसे अकाउंट्स तो नहीं पढ़ी, बस चेक कर रहे थे कि कौन सी अकाउंट्स पढ़ी है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता था? अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता था? 90%। यानी कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती थी तो कम से कम 90% शेयर उसके अलॉट हो जाने चाहिए। अब अगर 90% शेयर अलॉट नहीं हो रहे होते थे, इस डर से उनका पूरा इशू कैंसिल हो सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए कंपनी किसको अपॉइंट करती थी? अंडरराइटर को। अंडरराइटर कहता था हम आपके शेयर ले लेंगे ताकि आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और अपने इस काम के लिए वो क्या चार्ज करता था? अंडरराइटिंग कमीशन। याद आ गया सबको? ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कस्टोडियन, ये सब के सब क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज, जो सेबी से जिनको अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब देखो, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आर अ वाइटल लिंक बिटवीन इन्वेस्टर, इशूअर एंड रेगुलेटर। इन्वेस्टर कौन हुए? हम लोग। इशूअर कौन हुआ? कंपनी। रेगुलेटर कौन हुआ? सेबी। इन तीनों के बीच के लिंक की तरह कौन काम करता है? इंटरमीडिएट। जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, वैसे चैप्टर सिंपल है। ऑब्जेक्टिव्स, कह रहे इंटरमीडिएट का पर्पस क्या है? फर्स्ट, टू स्मूदन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन इंटरमीडियरीज की वजह से इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया है कि टफ हो गया है? इजी है, ठीक है। टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द यूजर ऑफ फंड्स। यूजर ऑफ फंड कौन हुआ? बताओ, यूजर ऑफ फंड। हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग फंड्स लगा रहे हैं, उस फंड्स को यूज कौन करता है? कंपनी। जैसे अगर आपने आईपीओ में शेयर लिया है तो आपने फंड्स लगाए हैं,
और वो फंड्स, कोई भी कंपनी शेयर क्यों निकालती है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। कोई भी कंपनी आईपीओ या शेयर क्यों इशू करती है, क्योंकि उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको फंड्स चाहिए और उन फंड्स को यूज कर रही है वो कंपनी, तो यूजर ऑफ फंड्स कौन हो गया, कंपनी। Corporations and government do not market their securities directly to the investor. Instead, they hire the services of intermediary. कह रहे हैं कंपनीज जो है वो अपने शेयर डायरेक्टली नहीं बेचती है, अपार्ट फ्रॉम आईपीओ। कह रहे हैं कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, ये लोग जब अपने शेयर्स बेचेंगे तो ये किसके थ्रू बेचते हैं, इंटरमीडियरीज के थ्रू। Investors, particularly small investor, find it difficult to make direct investment. आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्या आपको एक क्लैरिटी है कि अगर मान लीजिए पैसा है आपके पास और आपको शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगाना है तो कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे? टॉप 5, ये टॉप कैसे देखेंगे? प्रॉफिट्स के हिसाब से। हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 5 कंपनीज में लगाएंगे। किसके, हमें बताओ। हाँ, किसके हिसाब से? अच्छा, कंपनी को देख के बेसिकली। ओके, कंपनी को देख के टॉप 5 में लगाएंगे। और बताइए कैसे लगाएंगे? हमने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, इमेजिन करो, और हमने आपसे कहा कि इसको सिक्योरिटीज मार्केट में लगाना है। कहाँ लगाओगे, क्या करोगे? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे सोचने की जरूरत नहीं। मान लो दे दिया 1 लाख, कहाँ लगाएंगे? बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से तो आप, दैट इज अ मेथडोलॉजी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से तो खरीदोगे ही। मेरा पूछना है कौन सी कंपनी का शेयर खरीदोगे? म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे। अच्छा, कौन से म्यूचुअल फंड में? भाई प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास 1 लाख रुपए, आप कह रहे हो म्यूचुअल फंड में या कंपनी में, तो कंपनी में तो कौन सी कंपनी? विल हैव टू बी स्पेसिफिक। और बताओ, जिनका रिटर्न अच्छा होगा उसमें लगाएंगे। ओके, और म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, शेयर में नहीं लगाएंगे। अच्छा, म्यूचुअल फंड में जो इनकम ओरिएंटेड वाले होंगे उसमें लगाएंगे, जिसमें इनकम अच्छी होगी। जिन्होंने म्यूचुअल फंड नहीं पढ़ा परेशान ना हो। हाँ, और बताएं कहाँ लगाएंगे? सबको दिए 1-1 लाख रुपए। कुछ लोग कह रहे हैं बाकियों का जो आंसर होगा हम भी उसी में लगा देंगे। और एनीथिंग एल्स? आपको नहीं लगता इसका आंसर ये होना चाहिए कि हम एक जानकार इंसान के पास जाएंगे और उससे कहेंगे तुम लगा दो, उधार देके? नहीं, लगाना शेयर मार्केट में, इसी कंडीशन में पैसा दिया। आप कहेंगे कि हम एक मार्केट एक्सपर्ट के पास जाएंगे और मार्केट एक्सपर्ट के पास जाके हम कहेंगे कि भाई इस टाइम जो कंपनीज बेस्ट चल रही हो, इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा हो, तुम उसके हिसाब से लगा देना। बेटर ऑप्शन, यस और नो? ठीक है, एब्सोल्युटली, यही तो एक्सपर्ट्स हुए। बट म्यूचुअल फंड में लगाने में भी अगला सवाल आता है, कौन सा म्यूचुअल फंड? ठीक है, म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाता है, ठीक है, बट ये काम कई म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। अब अगर आज हमसे कहा जाए म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है विच म्यूचुअल फंड? बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जैसे आपने बताया ना रिटर्न देखेंगे। ओके, इसका बेटर ऑप्शन ये होता है वो पर्सन जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। जैसे अभी आपने कहा रिटर्न देखेंगे, आपको पता है रिटर्न भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में पढ़ोगे, रिटर्न भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। आफ्टर टैक्स वाला देखना है, बिफोर वाला देखना है, डेप्रिसिएशन वाला देखना है, कौन सा देखना है, ठीक है। तो जब आपको जानकारी नहीं है तो आप अपना पैसा लेके एक पर्सन के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि भैया हमने आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, अब आप इसको मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से पैसा लगा दीजिएगा। वो आपका पैसा लेगा और जो भी बेस्ट जगह होंगी वहां पे इन्वेस्ट कर देगा। वो पर्सन पता है कौन है जिसको आप देंगे? पोर्टफोलियो मैनेजर। वो ही होता है पोर्टफोलियो मैनेजर, जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। अब आपने उससे क्या कहा, हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पूरी रिस्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि थोड़ी श्योरिटी भी रहे, पैसा वापस भी मिले और थोड़ी बहुत रिस्क भी हो जाए। तो वो आपका पैसा थोड़ा इक्विटी में लगा देगा और थोड़ा डेट में लगा देगा या प्रेफरेंस में लगा देगा। डेट में लगाएगा तो रिस्क नहीं होगी, ठीक है, इक्विटी में लगाएगा तो रिस्क होगी, लेकिन डेट पे लगाने पे रिटर्न कम मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, और इक्विटी पे लगाने पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, ठीक है,
आप कह रहे हैं भैया हमको मार्केट की नॉलेज नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए मेरे बिहाफ पे आप मेरे पोर्टफोलियो का बेसिक मतलब होता है एक बैग, एक कलेक्शन, ठीक है, आप मेरे इस कलेक्शन को मैनेज करिए। अब आपने उसको 1 लाख दे दिया, अब वो अपने हिसाब से कुछ इक्विटी में लगा रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, कुछ गोल्ड में लगा दे, हो सकता है कुछ सिल्वर में लगा दे, कुछ ऑयल में लगा दे। ये पता है आपको, क्रूड ऑयल वगैरह में भी पैसा लगता है। 3 तरीके की मार्केट्स है हमारी कंट्री में, एक फाइनेंशियल मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कहां लगाते हैं पैसा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बताओ, फॉरेक्स करेंसी, डॉलर खरीद लिया, ठीक है, यूरो खरीद लिया, ठीक है, रुपी बेच दिया, ये मार्केट। और तीसरी होती है कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है, इवन आपकी छोटी छोटी चीजें, ठीक है, इलायची, काली मिर्च, इन सब पे भी। अब इलायची काली मिर्च खरीदने का मतलब नहीं 100 ग्राम खरीद ली, ठीक है, इनमें ट्रेडिंग होती है, डीलिंग, ओके। ये मार्केट को कमोडिटी मार्केट कहा जाता है। तो हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन 3 में से किसी मार्केट में कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो ग्रोन मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट है, शेयर्स वगैरह में लगाना, और दूसरी फॉरेक्स मार्केट, और तीसरी कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो अब आपका पैसा कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, ये आपके बिहाफ पे कौन डिसाइड कर रहा है? पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर इज ऑल्सो एन इंटरमीडियरी, और पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन किससे लेना पड़ता है? सेबी से। अब समझ में आया ये इंटरमीडियरीज कैसे वर्क करते हैं? देखो यहां पर इन्होंने लिखा है, इन्वेस्टर्स जो है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अ स्मॉल इन्वेस्टर डिजायरिंग टू इन्वेस्ट मे बी एबल टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस इशूअर्स टू रिड्यूस रिस्क। ऐसी सिचुएशन में उसको कौन हेल्प करेगा? पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड ऑल। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन सेकेंडरी मार्केट, इन्वेस्टर्स हैव टू ट्रांजैक्ट थ्रू शेयर ब्रोकर। कह रहे हैं यानी अगर आप सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ ब्रोकर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अब ब्रोकर के होते हैं कई सारे क्लाइंट्स, तो आप अगर डील करते हैं तो आपको किसी ना किसी ब्रोकर को कंसल्ट करना पड़ेगा, और फिर ब्रोकर आपके बिहाफ पे वो ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है। इसलिए सेकेंडरी मार्केट में कुछ भी करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्टॉक ब्रोकर्स। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमीडियरी। अब देखो इन्होंने बताए हैं कितने तरीके के इंटरमीडियरीज हैं, यही अभी लाइन से आगे आएंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये मार्क कर लीजिए, ये आ चुका है एग्जाम में, प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज एंड सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरी। प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी जो आईपीओ एफपीओ के केसेस होते हैं उसमें मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू द इशू, रजिस्ट्रार, अंडरराइटर, डिबेंचर ट्रस्टी, ये होते कौन है अभी पढ़ेंगे, तब हम लोग वापस एक बार इस टॉपिक पे आएंगे। और सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज में स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी, शेयर ट्रांसफर एजेंट। वैसे जो डिपॉजिटरी है इट कैन ऑल्सो बी अ प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी, क्योंकि आईपीओ के केस में भी शेयर्स जो है वो डायरेक्टली कहां आ जाते हैं? डीमैट अकाउंट में। एनी डाउट? चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा? पक्का? हमने सोचा पहले टफ टफ वाले करा दे, फिर इजी इजी वाले बाद में करेंगे, तो अभी टफ वाले चल रहे हैं। जैसे लास्ट वाला भी टफ था ना, है ना, और ये भी टफ है, फिर बस इजी इजी बचेंगे, ठीक है। आप समझ तो गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंटरमीडियरीज रेगुलेशन। द सेबी इंट्रोड्यूस्ड इंटरमीडियरी रेगुलेशन इन ऑर्डर टू रेगुलेट the activities of intermediaries in the financial market. In order to act, second paragraph में मार्क करो, in order to act as an intermediary, कह रहे हैं इंटरमीडियरी बनने के लिए a person is required to apply to SEBI for the grant of certificate. सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपको किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? सेबी से। The SEBI grants a certificate in the form in the relevant regulation on satisfaction of eligibility of the applicant. अब अगर आप एज अ स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस लेना चाहते हैं या अंडरराइटर की तरह लेना चाहते हैं तो पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा। जब आप एलिजिबल होंगे तब सेबी आपको वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंटरमीडियरीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सेबी विद अ सर्टिफिकेट on 1st April of each year certifying compliance with obligation, responsibility and fulfillment of eligibility criteria for a continuous basis. ये दोनों लाइनें पढ़ के हमको सिर्फ इतना बताओ,
इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जब ये रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं सिर्फ तब देखी जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हमेशा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा? ये कैसे पता चल रहा है? कॉन्टिन्यूस बेसिस, यानी जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन लेने गए उस टाइम ही नहीं, हमेशा हर साल के 1 अप्रैल को आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आज भी हम एलिजिबल हैं टू कंटिन्यू एज अ इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, an intermediary and its director, officer, employees and KMP are required to abide by the code of conduct. What is a code of conduct? रूल्स एंड रेगुलेशन। कह रहे हैं इन सब के लिए सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और हर इंटरमीडिएरी को वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना मैंडेटरी होगा। ओके, नेक्स्ट आइए यहां से अब रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरी। आगे देखो इस चैप्टर में एक चार्ट दिख रहा होगा, वहां से मेन इंटरमीडिएरी शुरू है, दिख रहा है? वही चार्ट है पूरा चैप्टर, दिख गया? अब आप ये भी देखा है ना कितना बड़ा है, बस वापस आ जाओ, बस इसी में है इंटरमीडिएरी। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन किसको देनी पड़ती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सभी को, पक्का? अच्छा, an application for grant of a certificate to act as an intermediary has to be made to SEBI in Form A with such additional information as may be required. Second देखो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? द स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी as the case may be has to examine eligibility of the applicant in terms of these regulation. यानी जब हमने एप्लीकेशन दी उसके बाद क्या चेक करा जाएगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, relevant regulations, rules, bylaws of the concerned stock exchange. Next, additional information or clarification. The SEBI may require, वैसे इनकी सिर्फ हेडिंग से ही हो जाएगा, SEBI may require the applicant to furnish further information regarding the matters relevant to the activity. यानी नॉर्मल समझिए, फर्स्ट में क्या हुआ, हमने एप्लीकेशन सबमिट करी, फिर हमारी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग मतलब एलिजिबिलिटी चेक किया गया। अगर सेबी को लगता है कि आपसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगवा लेगा, ठीक है? उसके बाद देखो क्या होगा, वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन। व्हाइल कंसिडरिंग द एप्लीकेशन, the information furnished by the applicant and its eligibility, if it so desires, verify the information by physical verification of document, office space and inspect the availability of office space. यहाँ किस चीज का इंस्पेक्शन हो रहा है? जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आपने जब उनको फॉर्म भर के दिया तो आपने बता दिया बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम है, सब कुछ लगा हुआ है। अब आपके कहने से नहीं होगा, वो आपके हाथ पे क्या करवाएंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी वो किसी को भेजेंगे देखने के लिए कि कितना बड़ा सेटअप है, और फिर जाके देखा कि बस एक छोटा सा रूम ही सेटअप था, और उसी छोटे रूम को आप कह रहे हैं कि हम स्टॉक ब्रोकर की तरह एक्ट करना चाह रहे हैं। ये इंस्पेक्शन कौन करवाएगा? सेबी। ओके, फिर कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन। फॉर कंसिडरिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, द सेबी शैल टेक इनटू अकाउंट all the matters which deems relevant, including but not limited to. यानी रजिस्ट्रेशन देने के पहले इन पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट पढ़ के समझ में आएगा आपको। किन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे? देखो पहला समझ में आया क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट, क्या आपने पहले भी, पिछली बार भी आपने स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया था और आपको रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दिया गया था, और क्या रीजन था रिफ्यूजल का? अगर इस बार आपने वो रीजन ठीक कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। सेकंड देखो, पढ़ के समझ आ रहा है? व्हाट इज अ लिटिगेशन? केस। तो यहाँ पे क्या है? हाँ, कह रहे हैं कि आपके डायरेक्टर्स ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई केस तो नहीं पेंडिंग चल रहा है। अगर केस वगैरह पेंडिंग चल रहा है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। थर्ड तो सिंपल है, whether the applicant satisfies the eligibility criteria. Fourth, whether the grant of certificate to the applicant is in the interest of investors, and whether the grant of certificate is in the interest of development of securities market. अगर ये क्राइटेरिया हैं, ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, वरना सेबी आपको एज एन इंटरमीडिएरी रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। आई होप नो डाउट। अच्छा, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स के पॉइंट पढ़ो।
कब रिजेक्ट होगी? फर्स्ट पॉइंट में क्या दिक्कत है? हाँ, an application will be rejected which is not complete in all respect and does not conform to the requirements of the act. यानी कि जो जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट नहीं है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड में बताओ क्या हुआ? एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी थी इनसे, इंटरमीडियरी से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी थी किसने? सेबी ने। अगर सेबी ने आपसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है तो आपको वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और अगर आपने वो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी तो सेबी आपका रिफ्यूजल मतलब जो सर्टिफिकेट है वो रिफ्यूज कर देगा। थर्ड में क्या दिक्कत हुई? इनकरेक्ट, फॉल्स और मिसलीडिंग। फोर्थ, where applicant is not in compliance with eligibility requirement, आपके लिए जो eligibility requirement बनाए गए थे उसको follow नहीं किया। next क्या है? not a fit and proper person, and next where principal officer does not have requisite qualification or experience। इनमें से किसी भी ग्राउंड में आपकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर रिजेक्शन का कोई रीजन नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। The SEBI on being satisfied that the applicant is eligible shall grant a certificate in the form specified and send an intimation to the applicant in this regard. Any doubt? अच्छा, कंडीशनल रजिस्ट्रेशन का पॉइंट बताओ अपने आप। हाँ बताइए, कुछ समझ में आया? व्हाट इज दिस कंडीशनल रजिस्ट्रेशन? पेंडिंग प्रोसीडिंग, समझ गए? यानी अगर आपका कोई केस किसी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है जिसके रिजल्ट में हो सकता है आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हम आपको लाइसेंस दे तो रहे हैं लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब तब तक वैलिड है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर रिजल्ट ये आया कि आपका लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए तो आपका ये कंडीशनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर अदर एक्टिविटी where an intermediary who has been granted a certificate wishes to commence a new activity। मान लीजिए वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट था, अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि हम पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह भी काम करना चाह रहे हैं, तो बताओ उसके एक लाइसेंस से काम हो जाएगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए उसको दूसरा लाइसेंस चाहिए? समझ में आया क्या मतलब हुआ? एक इंटरमीडियरी है वो दूसरी एक्टिविटी भी करना चाह रहा है, उसके लिए फिर उसको सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा। ओके, तो जितने काम आप करने जा रहे हैं उन सब के लिए यू नीड टू हैव अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट, देखिए किन कंडीशंस पे सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। एनी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी टू एन इंटरमीडियरी हैज टू बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस वेयर intermediary proposes to change its status or constitution, it has to obtain prior approval of SEBI। ये क्या हुआ? स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए? मेंबर्स चेंज करना चाह रहे हैं, डायरेक्टर्स चेंज करना चाह रहे हैं, या स्ट्रक्चर ही चेंज करना चाह रहे हैं। मतलब पहले हम कंपनी थे, प्राइवेट कंपनी थे, अब हम पब्लिक होने जा रहे हैं, या पहले हम फर्म थे अब हम कंपनी होने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये करने के पहले आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेबी की। सेकंड देखो, सेकंड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या देना जरूरी है? फीस। अगर आपने फीस नहीं दी तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। थर्ड, इट हैज टू अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, यानी सेबी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना मैंडेटरी है। उसके बाद ये लिखा है, इट हैज टू कॉन्टिन्यूअसली कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेशन 4, ये अभी रेगुलेशन 4 पढ़ेंगे तब देख लेंगे। इट हैज टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशन। अगर ये कंडीशंस पूरी हैं तो ही आपको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। डीम्ड अप्रूवल देखो क्या मतलब हुआ? हाँ पहले पढ़ो, कितने दिन के अंदर किसको जवाब देना है? सेबी को। कह रहे हैं जब हमने एप्लीकेशन दी
देन सेबी को वो एप्लीकेशन डिस्पोज करनी थी कितने दिन में? 60 डेज में। 60 डेज में या तो वो हाँ बोले या तो वो ना बोले, ठीक है। आगे लिखा है where the decision of SEBI has not been communicated to the intermediary, ना उसने हाँ बोला है ना बोला है, the prior approval has to be deemed to have been granted, हम मान लेंगे कि सेबी ने अप्रूवल दे दी। डीम्ड अप्रूवल का मतलब समझ गए ना, ठीक है। ये लॉ में कई बार ये वर्ड आता है डीम्ड। डीम्ड मतलब अज्यूम, जैसे आप हमसे डाउट नहीं पूछते तो हम क्या डीम्ड कर लेते हैं कि समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट, अब बताइए क्या होगा, हेडिंग पहले पढ़ के बताओ क्या टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट और एक्सपायरी ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिला नहीं या सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो इंटरमीडियरी को क्या करना होगा, क्या करना होगा, काम बंद करेगा और क्या करेगा, अब इंटरमीडियरी की तरीके से काम नहीं कर सकता। फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली, cease to act as such intermediary, cease मतलब खत्म करना, अब वो इंटरमीडियरी की तरह काम नहीं कर सकता। अगले पॉइंट में क्या करेंगे फिर, भाई स्टॉक ब्रोकर था उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, लेकिन स्टॉक ब्रोकर प्लस क्लाइंट तो बहुत सारे थे, अब उन क्लाइंट्स का क्या होगा, उस स्टॉक ब्रोकर को अपनी एक्टिविटीज ट्रांसफर करनी पड़ेंगी दूसरे इंटरमीडियरी को, ठीक है, फाइन। Make provisions as regard liabilities incurred or assumed by the intermediary, जो भी आपकी liabilities वगैरह है वो सब आपको पे करनी पड़ेंगी, and take such other action within the time period as may be required under the relevant regulation। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है ये देखो कब तक के लिए वैलिड होता है, परमानेंट, यानी एक बार ले लिया, नाउ दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड, बस फीस उनको भिजवानी है, ठीक है, बाकी काम हो जाएगा, ओके। इंटरमीडियरी बनना है आपको, इंटरमीडियरी बनना है कि सीएस बनना है, सीएस बनना है, इंटरमीडियरी भी बन सकते हैं, है ना, एक बार सीएस बन जाए फिर इंटरमीडियरी भी बन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आइए ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडियरी, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या ड्यूटी है, ये अभी हम लोगों ने देखा था ना, हर वक्त उनको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंप्लायंस करनी है या सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, और इसका एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट उनको सेबी को भेजना होगा 1 अप्रैल को, ओके। सेकंड देखो अपनी फोटो लगानी होगी, अपनी फोटो अपने ऑफिस में लगानी होगी, किसकी फोटो, सर्टिफिकेट की, कह रहे हैं आपको सेबी से जो भी सर्टिफिकेट मिला है वो आपको अपने ऑफिस के प्रोमिनेंट प्लेस पे लगानी होगी, ठीक है। The intermediary shall also prominently display the name and contact details of the compliance officer to whom complaint may be made in the event of any investor grievance। कह रहे हैं हर इंटरमीडियरी को अपने कंप्लायंस ऑफिसर का नाम लिखना होगा कि अगर किसी को ग्रेवियांस है, कुछ शिकायत है, तो आप इस पर्सन तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकते हैं, ठीक है। Intermediary shall maintain such books, accounts, records as specified in the relevant regulation। Any doubt in the 4 points? पक्का? Okay. Redressal of investor grievance, ऐसे ही सिंपल सा है ये पूरा सब्जेक्ट, इजी लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बस ऐसे ही पता हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हाँ सच में। Redressal of investor grievance बताओ क्या मतलब हुआ, हाँ बच्चों से तो सुना है कि टफ होता है ना, देखो कहाँ टफ है, आप देख रहे हो, आपको लग रहा है तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं, हाँ सबकी स्टार्टिंग ऐसी होती है, स्टार्टिंग जानबूझ के ऐसी कराई जाती है, हाँ वरना आप लोग पहले ही छोड़ के चले जाएंगे, नहीं बल्कि आपको पता है इंटरेस्टिंग, अब आपकी मेंटल स्टेटस पता है ऐसा हो गया है, जो ऐसे चैप्टर होते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते, और जो दिमाग वाले होते हैं जिसमें दिमाग लगता है वो अच्छे लगते हैं। अगर आपकी माइंड की ये स्थिति आई है तो बेटर, सही है, अगर आप कह रहे नहीं हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अच्छे तो वो भी नहीं लगते और ये भी कुछ खास पसंद नहीं है, तो दिक्कत की बात है। एक पॉइंट पे आने के बाद बच्चों का सिनेरियो ये होता है कि जो याद करने वाले चैप्टर वो अच्छे नहीं लगते, जो दिमाग वाले चैप्टर, अभी आएंगे हम लोग दिमाग वाले चैप्टर पे, ठीक है, आईसीडीआर, एलओडीआर सब दिमागी दिमाग है पूरा उसमें, ठीक है, वो आपको कंपैरेटिवली बेटर लगेंगे, और ये जो पार्ट ए है
इसमें सारे ऐसे हाँ रटने वाले, वो अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसा है आपके साथ कि अच्छा कुछ नहीं लगता? अब जिंदगी में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। लास्ट अच्छा लगा था जब CSET पास हुए थे, उसके बाद से कुछ अच्छा लगा ही नहीं है ना। ओके, रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रेवियंस देखो, द इंटरमीडियरी शैल मेक एंडेवर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रेवियंस प्रॉम्प्टली बट नॉट लेटर देन 45 डेज। कितने दिन के अंदर शिकायतें सॉल्व करनी है? 45 डेज। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, हर इंटरमीडियरी को अपने यहाँ किसको अपॉइंट करना होगा? कंप्लायंस ऑफिसर को, जो ये इन्वेस्टर ग्रेवियंसेस भी हैंडल करेगा। एन इंटरमीडियरी शैल अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस बाय इट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट रूल्स रेगुलेशन। आपको समझना है आपका रोल कहाँ है। हर इंटरमीडियरी को भी कंप्लायंस ऑफिसर ऑब्टेन करना है। अच्छा, अब एक बात समझिए, जैसे चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में देखो, ये रेगुलेशंस थी, ये देखिए ये रेगुलेशंस थी, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये बताया गया जैसे डिवेंचर ट्रस्टी है तो उसका मतलब क्या होता है और एलिजिबिलिटी बताई है, लेकिन इनकी सबकी डिटेल रेगुलेशन है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप एज अ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट होते हो डिवेंचर ट्रस्टी के अंडर, तो इसकी रेगुलेशन यानी वो कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं, ये रेगुलेशन आप इस चैप्टर से पढ़ के करा दोगे उसका। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? आप किसके कंप्लायंस ऑफिसर बन गए? डिवेंचर ट्रस्टी के, ठीक है। अब अगर आप कंप्लायंस ऑफिसर है तो एज ए डिवेंचर ट्रस्टी उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने के लिए आप CMSL का ये चैप्टर खोल के बैठोगे? क्या देखना पड़ेगा इसके लिए आपको? डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन, और वो आपने पढ़ी नहीं है तो फिर कौन पढ़ेगा? फिर हमको बुलाओगे? पता नहीं आपके बनते बनते हम रहे ना रहे, है ना? अच्छा जल्दी बन जाओगे, है ना? बताइए क्या करना पड़ेगा? खुद रेगुलेशन पढ़नी पड़ेगी सेबी की। तो ये मत सोचिए, इसीलिए आई ऑलवेज से कि लॉ की लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सीखिए, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आपका एरिया है। किसी के भी आप बन गए रिसर्च एनालिस्ट का, आपका कंप्लायंस ऑफिसर बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हमने तो चैप्टर हमारे चैप्टर में दिया ही नहीं था, ये नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको सेबी की रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन पूरी पढ़नी पड़ेगी। कहाँ मिलेगी रेगुलेशन? बेयर एक्ट में। सेबी की रेगुलेशन बेयर एक्ट में नहीं होती, रेगुलेशन है बेटा रेगुलेशन समझ गए? बेयर एक्ट जो एक्ट होता है, लॉ। रेगुलेशन जो ये सेबी ने रूल्स बनाए, ये आपको सेबी की वेबसाइट पे मिलती है। आज तक आपने शायद MCA की वेबसाइट देखी होगी, देखी है? अब आपको सेबी की वेबसाइट देखनी है क्योंकि आप CMSL पढ़ रहे हैं। सेबी की वेबसाइट में जाना और वहां पर पहले तो खुद ढूंढने का ट्राई करना, मिलेगी नहीं, ठीक है, फिर हम आपको बता देंगे कैसे जाना है। सेबी की वेबसाइट में ऐसे अगर फोन पे खोलना तो वो 3 ऐसे एरो करके बने होते हैं, उसमें देखना एक लीगल ऑप्शन आएगा, लीगल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। जब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन में जाना, जब आप रेगुलेशन में जाओगे तो आपको लगेगा ये तो देखा देखा सा है, वो पता है क्या होगी? आपकी CMSL की इंडेक्स। हाँ, पूरी वही रेगुलेशन तो है, बस फर्क कितना है, वो अपडेटेड है क्योंकि वो सेबी की वेबसाइट है, दैट इज द ओरिजिनल सोर्स, ठीक है। इवन जब आप CS बन जाएंगे और आपकी कंपनी IPO निकालेगी तो ICDR रेगुलेशन देखने के लिए अपनी बुक खोल के बैठोगे कि कहाँ रखी थी हमने, एग्जीक्यूटिव में पास तो हो गए, रखी कहाँ थी? कहाँ से चेक करेंगे कंप्लायंस? आपकी बुक में ये मान के चलो नॉट इवन 30% ऑफ द एक्चुअल रेगुलेशन इज गिवन, वो कोर्स ही नहीं है, इतना हो ही नहीं पाएगा। आपकी बुक में जो रेगुलेशन दी है वो शायद 30 या 40% दिया होता है, पूरी रेगुलेशन तो बहुत बड़ी है, और वो पूरी रेगुलेशन फिर भी जितना दिया है वो एज इट इज रेगुलेशन से दिया है, इसीलिए मॉड्यूल प्रेफरेबल होता है। तो आपको तो एक्चुअल रेगुलेशन पढ़नी होगी, आपके में तो बस थोड़ा 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 उठा के दे दिया है, लेकिन जब आप कंपनी में जाएंगे तो सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको कंप्लायंस पूरी देखनी होगी, और उसके लिए यू विल हैव टू रीड द सेबी रेगुलेशन फुल, खुद बैठ के पढ़नी होगी। समझ में आया? आपको पता था ऐसा होगा आपके साथ? क्या करें, कोई और कोर्स चूज कर लें, बट दैट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपको ये पढ़ना आ गया, ये लैंग्वेज आ गई, तो फिर वो भी समझ में आ जाएगा। ये लैंग्वेज एज इट इज आपका इंस्टीट्यूट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करता है बिना कोई मेहनत करे। हाँ, उसको अच्छा भी ले लो और बुरा भी ले लो, जो कहना चाहो, बीच में एक आध लाइन अपनी कोई जोड़ दी तो जोड़ दी, अदरवाइज आप सेबी के रेगुलेशन देखना और अपने चैप्टर कंपेयर करना, ठीक है, एज इट इज मिल जाएगा, एकदम एकदम एज इट इज पूरा।
तो अच्छी बात इसमें ये है कि प्रैक्टिस हो रही है, इसी बहाने रेगुलेशन पढ़ लोगे। और बुरी बात ये है कि खुद कुछ मेहनत तो हो जाती है बट देन दिस इज लॉ। लॉ मतलब लॉ, इसमें कोई ये नहीं है कि सिंपल लैंग्वेज या इजी लैंग्वेज, कुछ नहीं। तो आज एक बार कोशिश करिएगा, सेबी की वो खोलिएगा वेबसाइट, और सेबी की वेबसाइट में रेगुलेशंस ढूंढने की कोशिश करिएगा, होगा। अभी आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, हम होमवर्क ही देते हैं, कुछ आपको ऐसे होमवर्क देते हैं जिसमें आपको सेबी रेगुलेशन खोलनी ही पड़े, एंड दैट इज अपडेटेड। हमेशा अपडेटेड देखना, क्योंकि जब तक आप सीएस बनोगे ये तो और पुरानी हो चुकी होगी। वही बुक निकाली अपनी सीएमएसए की पुरानी, ठीक है। सेबी एंड एक्ट, कंपनीज एक्ट, सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं इनमें। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, जहां के भी कंप्लायंस ऑफिसर बनना, पहले उसकी रेगुलेशन पूरी चेक कर लीजिएगा, ओके। हमको फोन बिल्कुल ना मिलाना, यही चल रहा था आपके दिमाग में कि अरे इतनी मेहनत हम क्यों करेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, an intermediary, its director, officer, employee or KMP shall not render directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real time or non-real time, unless a disclosure of its interest, including its long or short position in the said security, has been made. ये क्या कह रहे हैं बताओ? ये तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइस मतलब समझ गए? कह रहे हैं ब्रोकर खुद नहीं बताएगा आपको कि किसमें लेना है किसमें नहीं लेना है, पब्लिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आप उससे पूछ रहे हो, वो आपको इनफॉर्मली एडवाइस देते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये नहीं है कि ये इंटरमीडिएट, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड है, ये किसी एक कंपनी को फेवर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे डीपी के पास गए, डीपी थोड़ी ना कहेगा कि इस कंपनी की शेयर लेके डालना मेरे अकाउंट में। भाई डीपी तो कह रहा है हमारे पास डीमैट अकाउंट है, तुम जिसके खरीदोगे हम डीमैट अकाउंट में डाल देंगे। तो पब्लिकली दे कैन नॉट गिव एनी एडवाइस। हाँ, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही है तो फिर उसको वो एडवाइस देनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद, हाँ बेटा, बट दे आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट। यूट्यूब में तो आपको पता है हर इंसान ही ज्ञानी है। हमें तो लगता है सबसे ज्यादा नॉलेज उनको है जो रील्स बनाते हैं, जो डॉक्टरों को नहीं पता है ना, जो बड़े बड़े एजुकेटर्स को नहीं पता, वो रील्स में पता होता है। तो अरे रील में दिखाया गया था, ऐसे ही डिस्कस करते हैं, रील में दिखाया गया था। सो दे आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन। सी, वेरी सिंपल, यूट्यूब में आप वो बनाते हो जो बिके, सिंपल, जो लोगों को सुनना पसंद है, दैट्स इट। और अगर आप, ये आपने कहीं पढ़ा भी होगा, अगर आप यूट्यूब की रील देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, देन यू आर द प्रोडक्ट। सुना है ना आपने, आप भी प्रोडक्ट, आप भी बिक रहे हो, आपको पता नहीं है, आपको लगता है बड़ी नॉलेजेबल चीज ले रहे हैं, बट दे आर सेलिंग एंड यू आर परचेजिंग, दैट्स इट, ठीक है। आपको लगता है फ्री है, ये लगता है फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है, दे आर अर्निंग, ओके, एंड दैट इज नॉट सर्टिफाइड, वो सेबी रजिस्टर्ड थोड़ी है। अब यूट्यूब में मान लो किसी ने बोल दिया इस कंपनी के शेयर ले लो, आपने ले लियो और आ गया हार्ट अटैक, तो यू कैन नॉट क्लेम, आप क्लेम थोड़ी कर सकते हो। इसके रजिस्टर्ड जो होते हैं, मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आते हैं बाय एंड सेल डिसीजन, या एक आता है इन्वेस्ट, मतलब वो चैनल शायद आप देखते भी नहीं होंगे, सीएनबीसी वगैरह में देखा है, सीएनबीसी चैनल सुना है कभी आपने, बाय सेल रिकमेंडेशंस करके, उसमें वो बड़े बड़े इन्वेस्टर एडवाइजर को बुलाते हैं कि भाई ये सिक्योरिटीज मार्केट के बहुत वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो सजेस्ट करते हैं। फिर लोग उनसे कॉल करके पूछते हैं, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कहते हैं इनको, कि भाई मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर है, मैं खरीदने चाहिए कि बेचने चाहिए। स्टिल यू कैन नॉट स्यू ऑन देम। मान लो उन्होंने कहा कि आप खरीद लो, और आपने खरीद लिया और लॉस हो गया, फिर केस कर सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन मतलब क्या, समझ आया? रिकमेंडेशन को तो मतलब ही यही हुआ। अब हमने आपसे कहा 10 घंटे पढ़ लो, पास हो जाओगे, आगे की लाइन आप समझ गए होंगे। आपने कहा पढ़े तो 12 घंटे थे, जो आपने कहा बिल्कुल वैसे ही किया, सारे टेस्ट भी दिए, सीरीज भी दी, फिर भी क्या आगे समझ गए, है ना? तो कैन यू स्यू? नो, बिकॉज दैट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशंस पे कभी स्यू नहीं हो सकता, ठीक है। ये पब्लिक, वो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट नहीं है, उनके ऊपर रूल नहीं लगता। सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट कोई ऐसे यूट्यूब में रील बना के नहीं डाल सकता, दैट इज नॉट। जैसे आपको पता होगा सीएस और सीएस जो हैं, ये भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ये पता है आपको?
कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर नॉट अलाउड टू डू एडवर्टाइजमेंट। देखें कभी इनके एडवर्टाइजमेंट, अभी म्यूचुअल फंड में पढ़ाएंगे भी, ये ऑडिट करा लो, एक ऑडिट के साथ एक ऑडिट मुफ्त। बताओ, दिवाली धमाका ऑफर नहीं, करीना कपूर खड़ी है ऐसे ऑडिट, हमारे यहाँ ये सेक्रेटेरिएट ऑडिट मुफ्त, ऐसे कहीं सोचो, कहीं देखा है? सिंपल बोर्ड होता है एक, वो भी ऑफिस के बाहर ना, कहीं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, एक सिंपल बोर्ड होगा, उसमें या तो ब्लू कलर से लिखा होगा या ब्लैक कलर से, बिकॉज दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपने कहा कि अच्छा हाँ करीना को हम भी अप्रोच कर सकते हैं, और आपने कह दिया हमारे यहाँ सेक्रेटेरिएट ऑडिट करवाओ, ठीक है, दिस विल बी अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट आपने फॉलो नहीं किया और आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। डिसिप्लिनरी एक्शन बता दे रहे शॉर्ट में, डिग्री छीन ली जाएगी जो अभी मिली नहीं है। हाँ, दिस इज रूल, ये रूल है, ऐसा नहीं हो सकता कि घर घर निकल के भैया ऑडिट अभी बने कुछ काम है ऑडिट कर, क्योंकि पता है क्यों नहीं अलाउड होता? क्योंकि ये माना जाता है, यही तो होता है इन प्रोफेशंस में, ये माना जाता है कि इससे इस प्रोफेशन का डिसरिस्पेक्ट होगा। मतलब अंदर ही अंदर कितना ही भूखे मर रहे हो, लेकिन काम नहीं मांग सकते। हाँ, काम भले ही आपके पास ना हो। अब नॉर्मल सी बात है, जो नया सीए या सीएस बना कहाँ से काम आ जाएगा? प्रैक्टिसिंग वालों की बात करें, जॉब की बात नहीं करें, जॉब तो लग गई, चलो हो गया था। प्रैक्टिसिंग वालों के पास काम नहीं है, लेकिन दिखाना नहीं है आपको। घर घर आप नहीं वो खटखटा सकते कि आओ हमसे करवा लो, 500 रुपए कम दे देना, ना मेरी ना तुम्हारी, चलो 1000 में डन ऑडिट, ये नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। तो ड्रेस कोड भी है आपका, ये सब लिखा है रूल्स में, आपका ड्रेस कोड है, ब्लू कलर का है आपका, वो जब अभी उस पे कॉन्वोकेशन वगैरह पे जाओगे ना, उसमें भी ड्रेस कोड होता है। कॉन्वोकेशन समझते हो क्या? जिसके लिए सब मेहनत हो रही है, वो टोपी उछालने को मिलता है जो, ठीक है। सो हर चीज का कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सीए सीएस में, लॉयर्स में आपने देखा होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट का उनका कोड होता है, बट वो लोग फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है ना। लेकिन हम लोग में सीएसएस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, बिकॉज वो डिसरिस्पेक्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इंस्टीट्यूट को। तो इसलिए कभी काम मांगने ऐसे मत चले जाना दिवाली धमाका ऑफर, ठीक है। तो सेम कोड ऑफ कंडक्ट इनका भी होता है, सो दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। चलो, बताना कितना जरूरी था, आप यही करते ना, कैटरीना को रख लेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके इंटरमीडियरीज की। यहां से मेन समझना कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं। पहला तो डिस्कस कर ही लेते हैं, पहला है मर्चेंट बैंकर। देखो, मर्चेंट बैंकर समझिए, जब कोई कंपनी पब्लिक इशू निकालती है, ठीक है, आईपीओ निकालती है, तो उस पूरे आईपीओ को मैनेज करने का काम जो करता है वो कौन होता है? मर्चेंट बैंकर। ओके, देखिए इनके काम क्या क्या होंगे। पहले देखो ये चार्ट कैसा दिया है, सबसे पहले इंटरमीडियरी का नेम है, फिर उसकी डेफिनेशन है, फिर उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेबी की कौन सी रेगुलेशन लग रही है उसके ऊपर, और उसकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप मिक्स कर सकते हैं, ये हम एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कर लिया तो आप डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं, या डेफिनेशन से आप उसके रोल्स निकाल सकते हैं। ओके, देखो, मर्चेंट बैंकर मींस एनी पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट क्या इशू कर रहा है वो? शेयर्स, ईदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज, और एक्टिंग एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट, एडवाइजर, रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट का पूरा मतलब ही यही हो गया, उस पूरे इशू को मैनेज करना। वो इशू आईपीओ हो सकता है, एफपीओ हो सकता है। अब देखो पर्टिकुलरली इनके काम क्या है, मैनेजिंग ऑफ पब्लिक इशू। इस पूरे आईपीओ को मैनेज करने के लिए, कभी आपने आईपीओ का एडवर्टाइजमेंट देखा है कि आईपीओ निकला है? सबसे पहली चीज तो अब वो इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड वाले न्यूज़पेपर लेना शुरू करिए। सुना है ऐसे कोई न्यूज़पेपर आते हैं? वही तो बात है, उसको पढ़ने में आपको पता है एक पेपर पढ़ने में 1 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि उसकी सारी न्यूज आपसे मतलब आपसे रिलेटेड होती है, और आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो जो नोटिसेस निकलेंगी वो उसी में निकलती हैं। तो अपना नाम देखने के लिए उस दिन तो पेपर लोगे कि आज हमारा नाम निकला होगा पेपर में,
वो भी नहीं लेंगे। ये आपको पता है आपका नाम निकलेगा पेपर में। हम बता रहे, नोटिस निकलती है, नोटिस कंपनी सेक्रेटरी निकालता है, कंपनी की नोटिस के नीचे लिखा रहता है कंप्लायंस ऑफिसर और नाम। तो वो आपका नाम, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो कंप्लायंस ऑफिसर की तरह एक्ट करते हो, तो जो नोटिस निकलेंगे उसमें नीचे आपका नाम होगा और वो नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। ये पता था सब? ये सारा काम आप ही को करना होता है, ठीक है। सिमिलरली, हाँ यहाँ हम बता रहे थे आईपीओ जो निकलता है, खुश हो गए। हाँ दैट्स ट्रू। ओके आई विल शो यू, हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। आईपीओ का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उस आईपीओ को कभी एडवर्टाइजमेंट देखना, उसे मर्चेंट बैंकर का नाम लिखा रहता है। इस पूरे पब्लिक इशू को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? सच एंड सच मर्चेंट बैंकर। ओके, सेकेंड पॉइंट में देखो और क्या काम करता है, अंडरराइटिंग, यानी उसी इशू को अंडरराइट करने की भी फैसिलिटी देता है। मैनेजिंग एडवाइजिंग ऑन इंटरनेशनल ऑफरिंग्स। इंटरनेशनल ऑफरिंग समझ गए? हम शेयर किसको दे रहे हैं? बाहर वालों को, फॉरेनर्स को। इनके लीगल टर्म्स होते हैं एडीआर, जीडीआर, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, पूरा टर्न इस पे लगता है। अगली बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट सुना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट? पब्लिक इशू मतलब हमने सबको दे दिया, एनीवन कैन अप्लाई। और अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि हम एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर दे रहे हैं और सिर्फ वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाई प्राइवेट प्लेसमेंट, क्यों किया जाता है? पब्लिक इशू तो समझ में आया, तो जब पैसा ही रेज करना है तो पब्लिक से क्यों ना करें, प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों? प्राइवेट, तो क्या पब्लिक कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते? फिर पब्लिक कंपनी क्यों नहीं मतलब पब्लिक कंपनी क्यों करती है प्राइवेट प्लेसमेंट? यू नीड टू हैव लॉजिक ऑफ एवरीथिंग। हाँ देखो, नहीं तो माय क्वेश्चन इज दैट इफ आई हैव टू रेज मनी, हमें पैसा रेज करना है तो हम पब्लिक इशू से करें ना, हम प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों करें? प्राइवेट प्लेसमेंट में आज तक जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा वो यही लाइन पढ़ी हुई, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा रेज करें। मेरा सवाल उससे आगे, मेरा सवाल है व्हाई प्राइवेट प्लेसमेंट, क्यों करवाएं? भाई कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर ले, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब क्या हुआ? सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन में जैसे मान लीजिए हमने ऑफर दिया सिर्फ बैंक को, ठीक है, जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, हमने उनको ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमने पैसा रेज कर लिया, काम खत्म हो गया। और पब्लिक इशू में क्या होता है? हम सबको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर वही पूरा प्रोसेस होता है। तो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई नॉट पब्लिक इशू एंड व्हाई प्राइवेट प्लेसमेंट? कंपनी क्यों हमेशा पब्लिक इशू मतलब क्यों प्राइवेट प्लेसमेंट करें? एब्सोल्युटली। ये बताओ ज्यादा समय किसमें लगता होगा? पब्लिक इशू में। भाई एक बात समझिए, हमको पैसे की जरूरत थी, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, 100 रुपए की जरूरत थी, हम आप सबके पास आए 10-10 रुपए लेने, ठीक है, और दूसरा हम इनके पास चले गए, हमने कहा 100 रुपए दे दो, ये मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, ज्यादा कन्वीनियंट क्या है मेरे लिए? इनके पास गए ले आए। अब सोचो कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक ऑप्शन ये हुआ कि कंपनी आईपीओ निकाले या एफपीओ निकाले। आईपीओ एफपीओ अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी, बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं, फिर कंपनी इशू कर रही है, फिर लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर देखो अलॉटमेंट मिली कि नहीं मिली, ठीक है, वो पूरा बड़ा प्रोसेस है। और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या हुआ, ये सारा झंझट नहीं करना, हम सीधे बैंक्स के पास गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, हमने ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमने फंड रेज कर लिया, काम आगे बढ़ गया, यानी लोअर कंप्लायंसेस। इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट भी कंपनीज प्रेफर करते हैं, बट हर बार प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या करनी पड़ती है? आईपीओ। तो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो या पब्लिक इशू हो, दोनों को मैनेज करने का काम कौन करता है? मर्चेंट बैंकर, ठीक है। इसके अलावा देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो, ई वाला रहने दीजिए, अभी आपको समझ नहीं आएगा, बाद में आएगा। कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग टेक ओवर, एक्विजिशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। हमारी कंपनी को किसी के कंपनी के साथ टेक ओवर करना है, अब बताओ टेक ओवर क्या हुआ? ये सारे वर्ड्स क्योंकि पहली बार आ रहे हैं इसलिए सब समझते चलना। व्हाट डू वी मीन बाय टेक ओवर? हमने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ये लाइन सुनी होगी, मत मर्ज कर लेना। कैसे टेक ओवर कर सकते हैं?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके। कैसे कंट्रोल करें? किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने का तरीका क्या होगा? बेसिक बात बताओ, बेसिक तरीका। शेयर खरीद लें। अगर हम उस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर खरीद लें तो हम उसके मालिक बन गए, एज सिंपल एज दैट। तो किस कंपनीज के साथ टेक ओवर होना है, एक्विजिशन होना है, ये डिसीजन मेकिंग में भी कंपनी का काम, कंपनी की हेल्प कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। अब देखो, सारी चीज कंपनी नहीं कर सकती। जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में कौन हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर। क्या जब कोई कंपनी आईपीओ निकालती है तो आपको लगता है आईपीओ से रिलेटेड सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के करते हैं? नो। शेयर होल्डर करते हैं? नो। एक्चुअली आपको पता है शेयर होल्डर तो कुछ नहीं करते। शेयर होल्डर सिर्फ वोट करने आते हैं और डिविडेंड लेने आते हैं, बस। काम कौन करता है? उसके लिए ये लोग इंटरमीडियरीज को कंसल्ट करते हैं कि भैया हमारी कंपनी आईपीओ निकालने जा रही है। अब इन्होंने किसी मर्चेंट बैंकर को कंसल्ट किया, अब वो मर्चेंट बैंकर पूरा आईपीओ कंडक्ट करवाएगा। समझ में आया रोल इनका? और इनकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट देखो, नॉट लेस देन 5 करोड़। मर्चेंट बैंकर के लिए कम से कम 5 करोड़ की नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हु इज अ मर्चेंट बैंकर एंड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कर लोगे तो भी हु इज अ मर्चेंट बैंकर भी लिख लोगे कि जो ये काम कर रहा है वो मर्चेंट बैंकर हो गया। समझ आ गया? तो बहुत ज्यादा इस पे परेशान ना होना कि ये भी याद करना और ये भी याद करना। प्राइमरीली इसके 4-5 पॉइंट्स कर लीजिएगा, वो हो जाएगा उससे। ऐसे ही सब में करना है। समझ गए? ठीक है, हाँ बेटा। हो ही नहीं पाएंगी। रेगुलेशन याद भी हो जाएगी, ईयर नहीं याद कर पाओगे। ये तो कॉमन है, सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस। ठीक है, ईयर फंसेगा। तो अगर लिखना है तो इतना ही लिख देना, सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस। अदरवाइज याद हो नहीं पाएगा बेटा। नेटवर्थ याद कर लेना, नेटवर्थ इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो इसके आगे है जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी? मर्चेंट बैंकर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। ये जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें 5-6 पॉइंट्स हम लोग मार्क करेंगे जो कॉमन है सब में। ठीक है, तो हम लोग वही 5 याद कर लेंगे और वो सब में यूज हो जाएंगे। आप समझ गए कैसे ये चैप्टर करना है? ठीक है, लेकिन जब आप सीएस बन जाएंगे तब ऐसा नहीं चलेगा। एनी 5, ठीक है, तब सारी पढ़नी पड़ेगी। चलो यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, अब ईसीआईपीएल निकाल लो।